ये पाकिस्तान की नाकारी हरकतें रही है। आज अगर आप करीब से इन चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी गंदगी है फैला रहे इंडिया में। हम टेररिज्म के जो विक्टिम हैं ये पहली बार नहीं है, ये 20 साल से हमारे साथ होता आ रहा है। सिंह ने कभी कहा था हम आपसे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। हाँ वो हुआ था, वो बंद हुआ था। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अलकायदा का हाथ था। बुश उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने तालिबान सरकार को डोजियर थोड़ी भेजे थे, उन्होंने सीधा एयर स्ट्राइक किया था। भाई हमास ने जब इजराइल पे हमला किया, क्या इजराइल ने डोजियर भेजा, सबूत भेजा कि भाई आपका इन्वॉल्वमेंट है? उसने सीधा एयर स्ट्राइक किया। तो अगर पहलगाम अटैक के बाद अगर मोदी जी ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया तो गलत क्या किया है? सही किया। मुंबई में खुद 2003 और 8 के बीच में 6 ब्लास्ट हो गए, फिर भी कुछ नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई एक्शन नहीं पाकिस्तान पे। हमने आईपीएस अशोक कामटे को खोया, आईपीएस हेमंत करकरे जी को हमने खोया, हमने तुकाराम ओमले को खोया, शशांक शिंदे आरपीएफ के थे, विजय सालस्कर जी को हमने खोया मुंबई पुलिस से। उनकी शहादत है, उन्हें हमें याद करना चाहिए। और वही शहादत की वजह से आज हम मुंबई का रहे, आज हम इतना डेवलपमेंट में जी रहे, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहलगाम के बाद जो हमने एयर स्ट्राइक किया है वो बहुत सही एयर स्ट्राइक था, एक वो मैसेज था। तो हमने अभी जवाब देना शुरू कर दिया, तो वही स्टाइल में इन लोगों से निपटा जा सकता है। ये ब्लास्ट आप मुझे बताइए, इजराइल में कोई करके, अमेरिका में करके दिखाओ, यूके में करके दिखाओ, आप सीधे वो लोग कंट्री पे चढ़ जाते हैं, सीधे अटैक करते हैं। वो कोई जांच के आदेश नहीं देते, ना ही कोई सबूत भेजते, बस क्योंकि 26/11 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, 93 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, कितने लोगों को हम और खोएंगे? सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ आलिम जी है। ये एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और 26/11 इन्होंने खुद कवर किए थे लगातार 3 दिन। सो आज ही हमें बताएंगे एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या देखा उस घटना के दौरान। हाय आलिम सर, कैसे हो आप? ऑल इज गुड सर, फाइन। आलिम जी, आप इस डे पे कहाँ थे जब ये 26/11 हुआ था, जब इनिशियल बात चालू हुई थी? देखिए सागर, जिस दिन 26/11 का टेरर अटैक मुंबई में हुआ वो गुरुवार का दिन था। दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विद सारा समय मुंबई न्यूज़ चैनल एज ए क्राइम रिपोर्टर। गुरुवार का दिन था और मैं 8 o'clock के आसपास में मेरे घर आ गया था सांता क्रूज में, गोरेगांव में हमारा ऑफिस था। तो मैं बस फैमिली के साथ खाना ही खा रहा था कि, और मेरे घर पे हमेशा सारा समय मुंबई चैनल लगा रहता था, उस समय टीवी का ज़्यादा ये था। तो हमने हमारे चैनल में ही देखा मुंबई में फिदायनी हमला, और विजुअल चल रहे थे उस समय। वो विजुअल चल रहे थे मेट्रो के पास के मरीन लाइंस का जो एरिया है वहाँ पे हमला, पुलिस वाले, गिरगांव चौपाटी का सब। तो मैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधे मेरे ऑफिस में फ़ोन किया कोऑर्डिनेशन टीम में, जहाँ हमें इक्विपमेंट दी जाते हैं। क्या तो आपको बताया किसने कि हमला हो रहा है? नहीं, मैंने टीवी में देखा। टीवी में देखा? मैं खुद खाना खाते हुए मैंने मेरे चैनल पे देखा। ओके। सारा समय मुंबई पे कि मुंबई में फिदायनी हमला। हाँ। तो मैं खाना खाते हुए मैंने सीधे फ़ोन मेरे ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि सर मुंबई में फिदायनी हमला हुआ। तो मेरा फ़ोन उठाया, मेरे सीईओ उस समय थे सुमित रॉय, सहारा के बॉस तो राजू बजाज थे हमारे। सुमित रॉय ने फ़ोन उठाया कि मैं सुमित रॉय बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मैं अलीम शेख बोल रहा हूँ, ये फिदायनी हमला हुआ है तो मैं कवर करने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके घर का एड्रेस भेजिए, मैं कैमरा टीम और गाड़ी आपके घर के नीचे भेज रहा हूँ। और 9:30 को 40 मिनट के अंदर गोरेगांव से मेरे कैमरामैन और मेरी टीम मेरे घर आ गई और सीधे फिर मैं निकल पड़ा। तो वो इतना बड़ा टेरर अटैक था कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो फिर मैंने ऑफिस में फ़ोन किया तो मुझे कहा गया कि आप, ये हमला एक जगह नहीं हुआ है, ये होटल ताज में हुआ है, ट्राइडन में हुआ है, ये कैफे लियोपोर्ट में हुआ है, नरीमन हाउस में, तो आप जाइए। तो मुझे होटल ताज भेजा गया। होटल ताज में आप जाइए, वहाँ पे आतंकवादी है, हॉस्टेज किया उन्होंने टूरिस्ट को, आप वहाँ पे कवर कीजिए। तो मैं लगभग 9:45 या 10 के आसपास सर वहाँ पे पहुँचा। ये 8:30 बजे हमला हुआ था। और सागर, जब हम जा रहे थे इंडिका, उस समय इंडिका कार यूज़ करते थे जनरली, ज़्यादातर डीजल गाड़ी होती थी। तो जो मुंबई में मैंने जो माहौल देखा, इतनी लाइफ में पहली मर्तबा इतने एम्बुलेंस की आवाज़ें, पुलिस की गाड़ी, SRPF, ये वो सब, इतना अफरा तफरी का माहौल था कि हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। होटल ताज में पहुंचा तो देखा बैरिकेड लगे हुए थे वहाँ पर, SRPF RPF के जवान थे। तो बड़ी मुश्किल से हमें एंट्री मिली। तो होटल ताज का जो गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू है, अगर आपने देखा होगा, तो सब आग की लपेटों में था।
जल रही थी, वो आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी, और लिटरली फायरिंग की आवाजें आ रही थी, AK-47, AK-56 ब्लास्ट और बम्बार्डिंग जिसे कहते हैं, वो आवाजें आ रही थी कि हमारे कैमरामैन हम लोग सब वो शूट करने लगे। फिर मुझे फोन आता है कि अरे भाई VT में भी हमला चल रहा है, आतंकी मुठभेड़ हो रही है। फिर हम वहाँ से CST की तरफ भागे, कामा हॉस्पिटल, वहाँ पर भी वही माहौल। फिर फोन आ रहे इन्फॉर्मर नेटवर्क जो समय था मेरा, अरे कुलाबा में भी आतंकी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो रही है। तो फर्स्ट हमें ऐसा लग रहा था, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि फिदायनी हमला तो हमने बताया था, लेकिन र्यूमर्स ये आ रही थी शुरुआती दौर में, मुंबई पुलिस भी कंफ्यूज थी कि गैंगवार हो रहा है। बोले गैंगवार हो गया है VT में, तो गैंग के बीच में, क्योंकि मुंबई गैंगवार फाइट का विटनेस रहा है, काफी गैंगवार मुंबई में होता है, तो मुंबई पुलिस भी इसमें थी कि शायद एक गैंगवार लड़ाई है, आमने सामने लड़ रहे हैं। तो शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस भी कंफ्यूज थी। उस समय राकेश मारे जी जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे, कंट्रोल से हैंडल कर रहे थे, और ये ऐसे वक्त हमला हुआ कि जितने भी मुंबई पुलिस या जो भी अधिकारी है वो सब घर जाने का वक्त होता है। तो आज मैं मुंबई पुलिस को सलाम करता हूँ कि इतने बड़े आतंकी हमले का जवाब मुंबई पुलिस ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उन्होंने उसका जवाब काठियों से, डंडों से और लाठियों से दिया। सर तुकाराम ओमले जब स्कोडा कार में इस्माइल और एक आतंकी थे, उन्हें लग रहा था कि ये मर गए, फिर भी उस आदमी में ये जज्बा था कि वो जाके लकड़ी से मारना चाह रहा था उसको, और जज्बे में वो शहीद हुआ है। मुंबई पुलिस को जज्बा मैंने अपनी आंखों से देखा हो। कदम साहब बैरिकेड पे थे वहां पे, जो जिन पे फिल्म में भी उनका रोल आया है। कदम साहब काफी स्मार्ट पर्सनालिटी थी, मैंने उनसे 3 घंटे इंटरेक्शन किया। जब इस्माइल और ये लोग इसको CST से लेते होते हुए जब ये आए, मैं सीक्वेंस आपको बताता हूँ कि कसाब और ये इस्माइल CST पे थे। ये 10 लोगों की टीम थी। 2 लोग बुधवार पार्क से नरीमन हाउस में गए, छाबाड़ हाउस को उन्होंने कवर किया। 2 आतंकी थे वो ट्राइडन ओबराय में उतरे। 2 आतंकी की टीम थी वो होटल ताज में एंट्री करी, और 2 लोग CST पे थे। और इन्होंने इतना ये किया कि जिन जिन टैक्सियों में ये भरे उसमें भी ये लोग बम छोड़ के चले गए थे। इसलिए सहारा स्टार और एयरपोर्ट के पास टैक्सी में ब्लास्ट हुआ था। तो 10 लोगों की टीम थी, ट्राइडन में 2, होटल ताज में 2, छाबाड़ हाउस में 2, कसाब और इस्माइल। तो इस्माइल और कसाब जब CST से लोगों को रेंडमली फायरिंग करते हुए आए कामा हॉस्पिटल की तरफ से, कामा में भी उन्होंने फायरिंग की, और फिर एक स्कोडा वाले को रुकवाए और उसकी गाड़ी लेके वो भागने लगे। तो गिरगांव चौपाटी पे जब कॉल गया DB मार्ग पुलिस स्टेशन को कि आतंकी आपके रूट से आ रहे हैं, तो वहाँ तुकाराम ओमले और कदम साहब इनकी टीम थी नाकाबंदी में। तो उन्हें डाउट हुआ कि ये स्कोडा कार मूवमेंट कर रही है, सीधा रेंडमली फायरिंग शुरू की मुंबई पुलिस ने। उनके पास नॉर्मल सर्विस रिवॉल्वर थी, और इस्माइल और कसाब के पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वीपन AK-47, 56। तो बताइए मुंबई पुलिस ने उस समय जज्बा दिखाया, उन्होंने परवाह नहीं की। तुकाराम ओमले डंडा लाठी लेकर गए उनको मारने के लिए, तो सर इससे बड़ा जज्बा और क्या हो सकता है। सही कह रहा हूं। उन्होंने अपनी जानें गंवाई। अशोक कामटे DCP थे उस समय चेंबूर जोन में, जो कि रशिया से ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनके घर जाने का टाइम था, जब उन्हें पता चला ये हुआ तो वो चेंबूर से VT पहुंचे और वो शहीद हुए। विजय सालस्कर उस समय कुर्ला में ड्यूटी पे थे, वो चाहे तो घर जा सकते थे, उनके जज्बे ने उनको ले आया वहां पर। हेमंत करकरे घर जा रहे थे, ATS चीफ, कामा हॉस्पिटल पहुंचे वो। तो इसका जवाब सबसे पहले अगर दिया है इस आतंकी हमले का, तो मुंबई पुलिस ने दिया है। मैं खुद उनके साथ रहा। विजय सालस्कर जी के शव को मैंने खुद देखा JJ हॉस्पिटल में, कामा हॉस्पिटल में जब वो शहीद हुए। हेमंत करकरे जी शहीद हुए, तुकाराम ओमले। तो उस समय मुंबई पुलिस के लिए ये था कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। उन्होंने आपकी जान की परवाह नहीं की, और उन्हें पता नहीं था कि ये इतनी हाईली सोफिस्टिकेटेड वीपन के साथ ये आतंकवादी घुसे हुए हैं। सब ये अज्यूम कर रहे थे कि यार ये गैंगवार टाइप है, तो चलो हम इसे कवर कर लेंगे। सर NSG तो सुबह में आई, जब तक तो हमारे नौजवान हमारे अधिकारी शहीद हो गए थे। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, तुकाराम ओमले, शशांक शिंदे जो रेलवे के RPF में थे,
सीएसटी में जब वो रैंडम फायरिंग कर रहे थे जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, जो लोग सफ़र हजियों से लोग हज का टाइम था तो कुछ लोग हजियों को लेने आते हैं, तो बेचारे कोई जलगांव जा रहा था, कोई औरंगाबाद जा रहा था, सब यात्री लोग थे सीएसटी में। रेंडमली फायरिंग किया उन्होंने, तो वहाँ आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान होते हैं, तो उन्होंने उनको काउंटर किया। मैं बुक लिखने के दौरान भोसले जी एक अधिकारी थे आरपीएफ के, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे रिवॉल्वर में बोले अलीम जी 6 गोली थी बोले, और सीएसटी स्टेशन का जो टिकट काउंटर होता है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे फायरिंग हो रही थी, तो वो टिकट काउंटर से इधर आए, ये गेट पे टाइम्स ऑफ इंडिया के इधर, तो बोले मैं पिल्लर के इधर छुप गया बोले, तो बोले मेरे पास 6 गोली थी और वो 2 आतंकवादी मेरे सामने थे जो 56 से रेंडमली फायरिंग कर रहे थे। तो मैं बोला सर फिर आपने क्या सोचा, तो बोले मैंने एक ही ऑप्शन सोचा हो, या तो ये 6 गोली से ये लोग मरेंगे या इनकी गोली से मैं मरूंगा। और उन्होंने लिटरली, हिंदी फिल्मों में तो कुछ नहीं दिखाता, लिटरली जब वो पिल्लर की साइड से निकले और वो 6 गोली रेंडमली उन्होंने किया फायरिंग दोनों पे, तो उनकी ये गोलियों का नतीजा था कि कस्साब और इस्माइल को वीटी स्टेशन से भागना पड़ा। अगर मिस्टर भोसले डेयरिंग करके उन पे फायरिंग नहीं करते तो सीएसटी पे ना जाने कितनी लाशें गिर जाती। तो वो उन्होंने देखा कि रिटेलेशन हो रहा है कस्साब और इस्माइल आतंकियों ने, फिर वो अंजुमन इस्लाम और टाइम्स ऑफ इंडिया को जो गेट कनेक्ट करता है उसके पीछे से वो लोग कामा की गली में चले गए। तो हर पुलिस वाले ने जितना हो सके रिटेलेट किया, जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देखा हूं। तो सर 26/11 में अगर क्रेडिट जाता है, क्रेडिट हम सारे जवानों को देते हैं, एनएसजी ने भी बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन शुरुआती दौर में जो मुंबई पुलिस का जज्बा मैंने देखा कि उनकी ड्यूटियां खत्म हो गई थी, वो लाठी और काठिया लेके सर्विस रिवॉल्वर लेके इनका मुकाबला करने निकल पड़े, तो इससे बड़ा जज्बा और क्या चाहिए। आज उनकी जो शहादत है, आज हम उन्हें याद करना चाहिए, याद करते हम लोग, ऐसा नहीं है। अगर वो रिटेलेशन नहीं करते तो ना जाने कितनी लाशें गिर जाती 26/11 के दिन। सर हमें खुद समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ कवर करें, क्या कवर करें। अभी ये सब हो रहा था तो आप कहाँ पे थे? सर देखिए, थर्सडे नाइट और सुबह तक जो है, थर्सडे नाइट जो रात में अटैक हुआ तो हम तो हर जगह रेंडमली कवर करते रहे। फिर सुबह में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, लाइव करना था मुझे, 7 बजे का बुलेटिन था होटल ताज से। तो उस वक्त होटल ताज में सुबह तक तो एनर्जी आ गई थी, बट एक कुछ रिपोर्ट थी जो आपने ब्रेक की थी, और वो शायद तभी कुछ आपके बॉस ने आपको कंप्लेन किया था। जी 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 मैं उसी पे आ रहा हूँ। 7 बजे का पहला बुलेटिन जब हुआ सागर, तो आग लगी हुई थी होटल ताज में, सब फायरिंग की आवाज़, रेनबो सब गन शॉट वगैरह की आवाज़ें हमें रात भर हम सुनते रहे, समझ में नहीं आ रहा था अंदर क्या चल रहा है। तो 7 बजे के बुलेटिन में हमने लाइव कवरेज दिया, दिल्ली से हमारी एंकर ने हमसे सवाल पूछा, हमने बताया। फिर 9 बजे के बुलेटिन में 7 बजे के बाद फिर मैं होटल ताज का जो गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जो कार पार्किंग होती, आप एंट्री करते हो, तो स्टेरेज पे मैंने एक लाश को ले जाते हुए देखा। तो वो लाश का जो मैं पैर देखा तो वो बड़े शूज थे और पैंट एनएसजी कमांडो जैसी। तो मुझे लगा कि ये मिलिट्री का आदमी है, और वो तड़प रहा था बेचारा, तड़प रहा था। तो 9 बजे के बुलेटिन में मैंने खबर ब्रेक की कि हमारा आर्मी का एक एनएसजी का एक जवान शहीद हुआ है। तो उससे बहुत पैनिक हो गई थी सिचुएशन, क्योंकि मेरे आसपास सीनियर जर्नलिस्ट कई थे, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, परले प्रताप, सब बड़े बड़े नेशनल चैनल के जितने एडिटर थे वो सब इनका वहाँ न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, तो मैं भी उनके आसपास ही था। तो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा कि भाई आपने कैसे खबर ब्रेक कर दिया कि एक नौजवान शहीद हुआ है, आर्मी जवान, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी वो नहीं कर रही है पुष्टि, और आप कैसे कर रहे हैं। उस समय मैं डर गया था, हमारे बॉस ने भी मुझे काफ़ी चिल्लाया कि हमें नोटिस आ रही है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय हम पे एक्शन लेगा, कोर्ट मार्शल लगेगा, आपने कैसे खबर ब्रेक किया। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने बहुत डेयरिंग करके वहाँ करीब से मैंने देख लिया था कि ये लाश जा रही है और वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। बाद में पता चला, फिर डिफेंस मिनिस्टर को हमारी खबर के बाद वो डिक्लेयर करना पड़ा कि हाँ, एक मेजर संदीप यूनिक कृष्णन इसमें शहीद हुए, पहले एनएसजी कमांडोज है जो कि शहीद हुए हैं।
तो हमारी खबर के बाद वो डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्रालय के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने फिर वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। तो उस समय मुझे 2 घंटे काफ़ी सिचुएशन मेरी खराब हो गई थी, मतलब लाइक सब डरा रहे थे कि आपने गलत खबर चला दी है, डिफेंस आप पे कार्रवाई करेंगे, और डिफेंस का कोर्ट मार्शल बहुत ज़बरदस्त होता है, आप अरेस्ट हो जाएंगे, आप अंदर होंगे, आप ये रहेंगे। हमारे बॉस भी पैनिक हो गए थे, राजू बजाज। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद को डिफेंस मिनिस्ट्री को डिक्लेयर करना पड़ा कि हाँ भाई, हमने एक नौजवान खोया है इस काउंटर फाइट टेररिज्म का, ये जो अटैक चल रहा है। उसके बाद फिर निकालना शुरू कर दिया था हॉस्टेजेस को, लेकिन बम बार्डिंग जो हैंडमेड बम है वो बंद नहीं हो रहे थे, वो बंद नहीं हो रहे थे। फिर थर्सडे दोपहर में मेरी ड्यूटी लगी थी ट्राइडन ओबराई, फिर मैं वहां पे गया। ओबराई ट्राइडन में भी वही सिचुएशन थी। मतलब सागर ये है कि उस समय जो मैं देखा अभी कि साउथ बॉम्बे के एरिया में जो है आम पब्लिक कम सिर्फ एनएसजी कमांडोज, एसआरपीएफ, मुंबई पुलिस और पत्रकार ही दिखाई देते थे। इतने लोग इतने डर गए थे, इतने सहम गए थे, क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, 3 दिन तक एक आतंकी संगठनों से लड़ना, ये देश में इस तरह का हॉस्टाइल ड्रामा या टेरर अटैक जो है मैंने नहीं देखा। 3 दिन तक हमारे जवान, एनएसजी कमांडोज, आर्मी उनसे लड़ते रहे। कितने हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग उनको दी गई थी 3 दिन तक। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। तो लगातार जो 3 दिन हमने माहौल देखा ना, और फिर मैं आपको बताऊं, फिर फ्राइडे एक र्यूमर्स आ गई कि और एक फिदायनी हमला सीएसटी पे हुआ है। तो दैट टाइम आई वाज डिप्लॉय एट नरीमन हाउस कुलाबा, जो कुलाबा केजवे नेवी नगर की भी आगे, वहाँ मेरी ड्यूटी थी। और उस समय टैक्सी वगैरह सब बंद थी, ड्राइवर कहाँ है पता नहीं है, सब डरे हुए थे। तो लाइक नरीमन हाउस से सीएसटी हार्डली 5 या 6 किलोमीटर है। तो मैं और मेरे कैमरामैन भागते हुए गए 6 किलोमीटर, मतलब नरीमन जो भी डिस्टेंस रहेगा नरीमन हाउस से सीएसटी का। बोले यहाँ पे भी फिदाई नहीं हमला, जबकि रिमर्स थी। इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई, इतने लोग आए कि वो डर खौफ जो है ना मुंबई वासियों में मैंने उस वक्त जो देखा कभी नहीं देखा। कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर छुपे, क्या करे, जबकि पुलिस घूम रही है AK-47 56 लेके, हमारे जवान घूम रहे थे, बड़े रिमर्स थी। तो वो 3 दिन जो है ना मुंबई के लिए एक वो कयामत से बड़े दिन थे। मतलब जो हमने देखा, सब जो डर, जो खौफ, क्या होगा और क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी हो गई थी। आदमी अपने घर में सेफ महसूस नहीं कर रहा था। आदमी जो है उस समय आप देखिए बांद्रा, माहिम जो सड़कें रास्ते थे एकदम पूरी तरीके से सन्नाटा था। तो वो एक बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। फिर फ्राइडे ट्राइडन ओबराई में ये ऑपरेशन चला। फिर फ्राइडे ही मुझे याद है, दैट टाइम होम मिनिस्टर वाज मिस्टर पी चिदम्बरम जी बॉम्बे आए, और ये जो हॉस्टेज बना के रखा था ये आतंकियों ने, इसमें जैसे अब होटल ताज में तो फॉरेन नेशनल ज़्यादा थे, ट्राइडन में भी थे, कनाडा के नेशनलिस्ट थे, फॉरेन नेशनल, उनको हॉस्टाइज किया था उन्होंने, किडनैप, अमेरिकन था, हाँ कुछ को मारा भी, उसमें जाने गई कुछ लोगों की फॉरेनर्स। आपका कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टूरिस्ट थे वहाँ पे होटल ताज और ट्राइडन में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इंडियन गवर्नमेंट को आ रही थी वो छाबड़ हाउस, जो यहूदी इजराइल का एक रिलीजियस सेंटर है, कल्चर सेंटर जिसे कहा जाता है। वहाँ पे उन्होंने इजराइलीज को किडनैप कर लिया था। एक बच्ची मूशी जो है, और उनके जो मेन थे हस्बैंड वाइफ, उनको तो जगह पे मार डाला था पहली शॉट में। उसकी बच्ची जिंदा थी जो आज भी है, और उसके केयर टेकर अपनी इंडियन वुमन थी, जिसे इजराइल ने बाद में उनको इजराइल बुला के उनको सिटीजनशिप दी दोनों को। तो इसमें 26/11 के पीछे जो पाकिस्तान का जो मकसद था कि इंडिया को आइसोलेटेड कर दिया जाए पूरी दुनिया से, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया था कि होटल ताज को टारगेट करो, ओबराई को टारगेट करो, नरीमन हाउस को करो, छाबड़ हाउस को करो, ताकि इंडिया का यूएस, यूके और इजराइल से भी रिलेशन खराब हो जाए। और वो इतने वेल ट्रेन थे कि वो 24 घंटे लड़ते थे। जितने भी जो बचे हुए आतंकी थे उन्हें क्या दवाइयाँ क्या दी जाती थी बाकायदा, और उनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लश्कर कमांडर जकीर रहमान लखवी, हाफिज सईद, ये मेन अक्यूज्ड है, जिंदा है आज भी, होम अरेस्ट है, सिर्फ नाटक है कि हाँ हमने इन पे कार्रवाई की, कुछ कार्रवाई नहीं है। हाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, पूरे डोजियर है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है। उनके रिटायर आर्मी है जो उनको ट्रेन दे रहे हैं कि आप इधर से बम फेंकिए, आप इधर से गन चलाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए,
उनकी आर्मी यहाँ पहुंच रही है, उनके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब हमारी मीडिया को देख के बोल रहे थे क्या? यस 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 यस, सब था। ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उनके बड़े बड़े अधिकारी मारे जा रहे हैं, आपने बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इंडिया डर गया है, इंडिया ये हो गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है पूरा। जब उनको मारा गया तो जो सैटेलाइट फोन और जो चीजें बरामद हमारी एजेंसी ने की उसमें सब है क्लियर कट कि उनके रिटायर आर्मी इनको गाइड कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के। जकीर लखवी कसाब ने सारी चीजें बताई, वो तो हमारी कस्टडी में जिंदा था ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया, इसके पीछे जो पाकिस्तान का मोटिव था कि इंडिया को आइसोलेटेड कर दो हर देश से और इंडिया वार सिचुएशन में चला जाए, और वो हो रहा था। मैंने खुद चिदम्बरम जी जब फ्राइडे आए ट्राइडन में, तो उन्होंने खुद लिटरली एनएसजी के चीफ को कहा कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस ऑपरेशन को जल्दी ख़त्म करो। ये इजराइल भी डाल रही थी प्रेशर बहुत ज़्यादा। इजराइल चाह रहा था कि क्रेडिट उसको मिले कि देखो इंडिया ने इस ऑपरेशन को ख़त्म नहीं किया है, हमने हॉस्टेजेस को निकाला है और इनको मारा है। तो इजराइल ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होना चाह रहा था ताकि मुझे क्रेडिट मिले। तो इजराइल के जो है डिप्लोमेट्स वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे आतंकियों से, इमरान से और उनसे। वो ऑडियो भी उस समय रिलीज हुए थे। क्या बोल रहे थे? नरीमन हाउस में कि आप हमारे लोगों को मत मारिए, आपकी जो मांगे हम पूरी कर देंगे, आपने खाना खाया, आपने ये किया। इजराइल डायरेक्ट उनसे डील कर रहा था इंडिया को बाईपास करके। इतना प्रेशर था इजराइल का इंडिया पे। तो इजराइल वाज ट्राइंग टू हाईजैक दिस ऑपरेशन कि इसका क्रेडिट मैं ले जाऊं और मैं इन्वॉल्व होकर इस ऑपरेशन को खत्म करूं। तो चिदम्बरम जी जब फ्राइडे आए बॉम्बे, तो उन्होंने लिटरली एनएसजी को कहा कि इस ऑपरेशन को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। अब हमारे लिए ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम जो पीछे हो रहे थे कि फॉरेन नेशनल्स की मौतें ज़्यादा ना हो, ट्रेजिडी, और हमें दिक्कत आ रही थी ज़्यादा ताज और ओबराई में, क्योंकि वो फ्लोर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। वो एक फ्लोर पे हमला करते थे, फिर 6 फ्लोर पे चले जाते थे, फिर 7 पे चले जाते थे, फिर वो हैंड ग्रेनेड फेंक देते थे, सीढ़ियाँ तोड़ देते थे। हाँ, तो हम खुद आवाज़ सुनते थे, बाहर ही थे हम। तो इजराइल का सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि आप हटिए, हमें इन्वॉल्व होने दीजिए, हम आते हैं। फिर एनएसजी ने डेयरिंग की और सैटरडे 5 बजे तक इस ऑपरेशन को ख़त्म किया। जब चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे वो आए, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इसको आप ख़त्म कीजिए, अभी आप किसी की परवाह मत कीजिए। और जितने भी जो बचे हुए 8 लोग थे उनको फिर एनएसजी ने अपने मुठभेड़ में मार गिराया। और चिदम्बरम जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए उन्होंने सैटरडे, और इसकी घोषणा खुद उन्होंने सह्याद्री गेस्ट हाउस में की कि ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और इसमें ये इन्वॉल्वमेंट था। पूरा ब्रीफिंग उन्होंने दी थी। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी देश के खिलाफ कि इंडिया को किसी भी तरीके से आइसोलेटेड किया जाए और एक मैसेज पूरी दुनिया को देना था। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारी आर्मी ने जो 3 दिन में चीज़ें दिखाई वो तारीफ़ काबिल है। मिनिमम कैजुअलिटी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए जो मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि हमारी एनएसजी के लिए दिक्कत ये आ रही थी कि हमें फ़िक्र थी फॉरेन नेशनल्स की कि वो उनकी कैजुअलिटी ना हो, उनको भी ज़िंदा रखा जाए और आतंकियों को भी मारा जाए। इसलिए हमें समय लग रहा था, टाइम लग रहा था। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात कि उनके रिटायर आर्मी उन्हें ट्रेन कर रहे थे। ये रेंडमली कोई हमला नहीं था, एक तरह का इट वाज अ मिनी वार अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरह से इंडिया के खिलाफ युद्ध था ये सर। जैसे पहलगाम में आपने देखा कि आतंकवादी है, उन्हें कहा गया एक बार रेंडमली आप फायरिंग कीजिए, मारिए और भागिए। यहाँ वैसा नहीं था। यहाँ फायरिंग करके मारिए भी और जो हॉस्टेजेस है उनको जिंदा रखिए और गवर्नमेंट से अपनी मांग मंगवाइए। क्या मांगे, क्या कर रहे थे इन लोग? उन्होंने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया था कि भाई जैसे बहुत से बहुत कश्मीर का ही मुद्दा था, लेकिन ऑफिशियली वो सब खुल के नहीं आया। लेकिन एक मैसेज वही देना था, आप इंडिया में ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो। तो उनका ये चीज़ें था मेन। उनका मैक्सिमम, उनको जो ट्रेन करके भेजा गया था, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करो आप, बर्बाद करो आप, जितना टैनिक और पैनिक आप ये करवा सकते हो। तो लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ था कि वो कस्साब जिंदा बच गया और उसने सारी पाकिस्तान की पोल खोल दी। बावजूद इसके आसिफ अली जरदारी उस समय बोलते हैं कि वो उज्बेकिस्तान के लड़के, हमारे नहीं है, जबकि उनके देश का चैनल एक्सपोज करता है, कस्साब के बाप का इंटरव्यू लेता है और वो एक्सेप्ट करता है कि जो लड़का पकड़ा गया मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल हाँ, चैनल पे है, अवेलेबल आज भी। आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाइए, आप
वो एक्सेप्ट कर रहा है कि कसाब का मैं बाप हूँ, और पाकिस्तान क्या बोलता है? कि उज़्बेक के लड़के थे, हमारे पाकिस्तान के नहीं थे। इतना सफ़ेद झूठ। डोजियर दिए गए हिलरी क्लिंटन को, वो फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री थी। बाकायदा प्रणब मुखर्जी जी ने फॉलोअप किया। उस समय प्रणब मुखर्जी जी फॉरेन मिनिस्टर थे। बावजूद इसके उन्होंने पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान ने खानापुरी के लिए क्या किया, जमात उद दावा को बैन किया, हाफिज़ सईद को हाउस अरेस्ट बता दिया, ज़कीर रहमान लखवी जो मेन कमांडर था उस पर केस किया, उसको अरेस्ट किया है, वो भी अमेरिका के दबाव में आके, अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिका। तो उनका मकसद जो छाबड़ हाउस, जो रिलीजियस प्लेस है, कल्चर सेंटर है इजराइलीस का, वहाँ यह था कि इंडिया और इजराइल आपस में भिड़ जाए। उन्हें पता था कि हम यहाँ हमला करेंगे, फिर इजराइल डायरेक्ट इंडिया में एंट्री करेगा रिटेलेट करने के लिए। यूएस नेशनल्स को ज़्यादा मारो, यूके के नेशनल को ज़्यादा मारो, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल्स को ज़्यादा मारो, ताकि इंडिया आइसोलेटेड हो जाए और फिर सब देश बोले अब आप हटिए, हम इनसे लड़ते हैं। इतना उनको वेल ट्रेन करके भेजा गया था। और 3 दिन ये तमाशा चला, लेकिन फिर भी हमारी एनएसजी ने इसे काफ़ी कम समय में कंट्रोल कर लिया। देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा, अगर मैं थर्सडे नाइट का ये हमला है और सैटरडे 5 बजे हमने इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया जब ये सब खत्म हुआ? उसके बाद देखिए, चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी जी ने मेहनत तो बहुत की, नो डाउट। मनमोहन सिंह भी थे तभी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे और फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे। तो इन्होंने मेहनत तो बहुत की, पाकिस्तान को एक्सपोज किया वर्ल्ड वाइड। जैसे पोस्ट पहलगाम के बाद मोदी जी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ, बताया कि ऐसा ऐसा देखो पाकिस्तान ने किया है, सब कुछ किया है। तो इनिशिएटिव मनमोहन जी के दौर में भी ली गई। उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी, चिदम्बरम जी ने भी काफ़ी ये किया, हिलरी क्लिंटन को डोजियर दिए, हर कंट्री वालों को। उसका क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट मतलब मैं बताया आपको कि बस वही खानापुरी की, पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद को अरेस्ट करवाया, हाउस अरेस्ट, ज़कीर रहमान पे FIR लिया, उनको अरेस्ट करवाया, बट क्या में ऐसे कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुए। जबकि पहलगाम के टाइम जो हमने इनिशिएटिव लिया, डायरेक्ट कैम्प डिस्ट्रॉय किया, वहाँ जाके एयर स्ट्राइक किया, वो सब इंडिया ने उस वक्त नहीं किया। अब सरकारें बोलती है कि उस वक्त हमने बॉर्डर पे फायरिंग वायरिंग कुछ हुई थी, उसकी वजह से टेंशन हुआ, बट ऐसी डेयरिंग नहीं हुई जो मोदी जी ने की। उस ये ऑपरेशन मनमोहन सिंह ने तभी कहा था हम आपसे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। हाँ, वो हुआ था, वो बंद हुआ था। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे मैं वही कह रहा हूँ, खाली बस हम ये नहीं करेंगे, नाराजगी वाली बात है। ऐसा हेयर स्टाइल टाइप कुछ हुआ नहीं है। 26/11 के बाद जो है ना, इस तरह का कुछ मतलब उन्होंने वो रिटेलेट नहीं किया। जबकि कसाब हमारी कस्टडी में था, कितने साल तक ट्रायल उसकी इधर ही चली और फांसी की सजा भी उसको इधर ही हुई है। तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अभी फर्क सीधा दिख रहा है उस टाइम में और अभी के टाइम में। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। टेरर को जिस तरह से हम ले रहे थे पिछले 10 सालों में, जो देख रहे हैं अभी एकदम चेंज कर रहे हैं हम। यस, क्योंकि क्या है सागर, देखिए एक्सपीरियंस तजुर्बे के हिसाब से भी एजेंसीज ने आपका काम का तरीका बदला, चीज़ें बदली है, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन 26/11 एक बहुत बड़ी मुसीबत थी हमारे मुंबई में, क्योंकि इस तरह की जो ट्रेजिडी मैंने एज ए जर्नलिस्ट देखा और मेरे करियर में कभी नहीं देखा। जैसे हमने कई ब्लास्ट कवर किए हैं, कई चीज़ें देखी है, लेकिन जो 26/11 वाला जो सिचुएशन था हमारे मुंबई में, जो लोगों ने अपनों को खोया, चाहे वो पुलिस वालों की जानें गई हो या सिविलियन उसमें गए, कामा हॉस्पिटल में आप देखो, आप छाबड़ हाउस आप देखिए, वहाँ का जो माहौल मैंने लोकल लोगों में देखा, तो वो बहुत ही मतलब ये था, वो मुंबई वासी उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। और उसमें जैसे मैं फिर कहूँगा, जो मुंबई पुलिस ने ही शुरुआती दौर में कुर्बानी दी। हमने IPS अशोक कामटे को खोया, IPS हेमंत करकरे जी को हमने खोया, हमने तुकाराम ओम्बले को खोया, शशांक शिंदे RPF के थे, और भी कई ऐसे अधिकारी जिनका मैं नाम लेने, विजय सालस्कर जी को हमने खोया मुंबई पुलिस से। तो इन्होंने तो कुर्बानी दी। वो इतना बड़ा ट्रेजिडी था कि इन्होंने तो, इनका जज्बा वो वहाँ खुलकर आया कि इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसको रिटेलेट किया। और ये इसमें जो है, जैसे 3 जगह को जो इन्होंने सेंट्रलाइज किया था, पूरे मुंबई को इनको हॉस्टेजेस करना था कि पूरा मुंबई अफरा तफरी में चला जाए। और जिन जिन टैक्सियों में ये ट्रैवल किया, उन्होंने वहाँ पर भी डिक्कियों में बम छोड़ा, इसलिए विले पार्ले में टैक्सी में ब्लास्ट हुआ, हर जगह ब्लास्ट हुआ।
तो जो माहौल, कैफे लियोपोल्ड की बात ले लीजिए आप, आपने देखा होगा, हाँ ऐसे बाकायदा वो लोग टैक्सी से उतरे और जैसे फिल्मों में दिखा था वैसे ओपन फायरिंग किया इन्होंने, जो दिखे उसको गोली। जो दिखे वो। होटल ताज का जो पीछे का गेट है वहां से एंट्री की, फायरिंग करते हुए रेंडमली। ओबराई में भी वैसे किया इन्होंने। तो इनको सिर्फ टारगेट दिया गया था कि मैक्सिमम कैजुअलिटी आप कीजिए, दहशत फैलाइए, डराइए लोगों को बस, और जितने समय तक हो सकता है और लोगों को हॉस्टाइज बना के रखिए, हॉस्टेज बना के रखिए, ताकि सरकार को एक मैसेज जाए, एक वो चीज़ें जाए। तो जब भी 26/11 आता है, नवंबर का महीना आता है, आज हम ठीक है इस पे हम वीडियो बनाते हैं, हम आर्टिकल करते हैं, लेकिन सागर, मैं शशांक शिंदे के घर पर भी गया, उनके परिवार से भी मिला। जब मैं बुक लिख रहा था तुकाराम ओमली जी की बेटी से मैं मिला। ये सब शहीद हुए थे। हाँ जी जी हाँ। जो सिविलियन, एक होटल ताज के एक मैनेजर थे, माहिम में रहते थे, तो वो लोगों को बचा रहे थे, और फ़ोन पे उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि भगवान ने मेरे से बहुत अच्छा काम करवाया, मैं इतने लोगों को रिस्क्यू कर पाया यहाँ से। तो वाइफ ने बोला ठीक है अपना ख्याल रखना, तुम आ जाना। और बात करते हुए ज़ोर से फायरिंग की आवाज़ आई तो उनका मोबाइल गिरा और वो बेचारे मोबाइल उठाने गए और उसी फायरिंग में वो शहीद हो गए। उनका लास्ट कॉल वाइफ को था और उसी में वो शहीद हो गए। एक वडाला का परिवार है, एक आंटी, वो अभी भी है, उनकी भी पैर जा चुके हैं, पैरालिसिस हो गए, CST में थी वो, तो उनके इस पे रेंडमली फायरिंग हुआ था पैर पे। हाँ हाँ। तो जो लोगों ने अपनों को खोया है इस आतंकी हमले में, उनके परिवार का क्या हाल है वो आप देखिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आज हम इतने सेफ है, आज हम बात करते हैं कि कितना उन्होंने खोया है, दर्द क्या है वो बताएंगे। मैं घरों पे गया, उनसे इंटरव्यू लिया, तो जब होते तो कि वो लिटरली वो रो देते थे। जब हम बात करते आपकी आखिरी मरतबा कब बात हुई, क्या उन्होंने कहा, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू दे लिटरली याद करके रोने लगते थे वो लोग। तो आज उनकी शहादत है, उन्हें हमें याद करना चाहिए, और वही शहादत की वजह से आज हम मुंबई का रहे, आज हम इतना डेवलपमेंट में जी रहे, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मुंबई को बचाने में जितना सरकारों का हाथ रहा है, उतना पुलिस का भी हाथ रहा है, सिविलियन का भी हाथ रहा है। उन्हें वी शुड नॉट फॉरगेट इट। तो जब जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, हम तो टीवी पे देख लेते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपने को खोते हैं, आप उनके घर पे जाके देखिए उनका दर्द क्या होता है। मैं विनीता कामटे जी से भी मिला हूँ, अशोक कामटे जी की जो वाइफ है, IPS जो हुए, उनसे भी मैंने बात की। हेमंत करकरे जी की वाइफ तो अभी नहीं रही, कविता करकरे उनका नाम था। तो उसके बाद तो वो उनका एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया, तो वो ट्रेजिडी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। 4 या 5 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, उनकी वाइफ का। हाँ, हेमंत करकरे जी का। हेमंत करकरे जी ने मुझे वेडनेसडे को दोपहर में फ़ोन किया था। ये घटना अटैक के एक दिन पहले। उस समय वो मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे थे, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, तो मैं उनके टच में था। तो मुझे कहा कि आइए शेख साहब आप चाय पे, क्या चल रहा है, कैसी है आपका सहारा समय चैनल, खबरें आपने ये देखा। तो मुझे उन्होंने सेकंड डे बुलवाया था। आखिरी कॉल मेरा वेडनेसडे उनसे बातचीत हुई, और मैंने नेक्स्ट वीक का टाइम लिया था उनसे कि सर मैं मंडे आपके पास आऊँगा, और थर्सडे बेचारे शहीद हो गए। तो ये शहादत के दौरान हमने कई हमारे अपनों को, हमारे आला अधिकारियों को, हमारे अच्छे अच्छे लोगों को खोया है। तो इसलिए जो ये पाकिस्तान की नाकारी हरकतें रही है, आज अगर आप करीब से इन चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी गंदगी फैला रहे इंडिया में, लेकिन इसका हम पे कोई असर नहीं होता है। टेम्पररी हम लोग डिमोरल होते हैं, नर्वस होते हैं, लेकिन आज भी इंडिया उतना ही स्ट्रांग है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हमारी एजेंसी और अच्छा वर्क कर रही है, और आने वाले दिनों में भी करेंगी। तो सागर, मेरा कहने का मतलब कि हम टेररिज्म के जो विक्टिम हैं, ये पहली बार नहीं है, ये 20 साल से हमारे साथ होता आ रहा है। अभी वक्त आ गया है कि हम इस एक्शन में आए, जवाब दे इसके जवाब दे, और हमने देना शुरू कर दिया है। पहलगाम के बाद जो हमने एयर स्ट्राइक किया है वो बहुत सही एयर स्ट्राइक था, एक वो मैसेज था। तो हमने अभी जवाब देना शुरू कर दिया, तो वही स्टाइल में इन लोगों से निपटा जा सकता है। क्योंकि मेरा ये कहना है सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अलकायदा का हाथ था,
तो बुश उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने तालिबान सरकार को डोजियर थोड़ी भेजे थे, उन्होंने सीधा एयर स्ट्राइक किया था। सीधे एयर स्ट्राइक किया था। जबकि तालिबान सरकार उस समय जो थे मुल्ला उमर शायद, उनका क्या कहना था कि लादिन हमारा सिटीजन नहीं है, वो सऊदी अरब का है, वो हमारे मेहमान है, हाँ हम हवाले नहीं करेंगे। हाँ। और उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सीधे अलकायदा का इन्वॉल्वमेंट था। सीधा था, तो अमेरिका ने क्या किया, पूरा एयर स्ट्राइक किया, सीधा घुस के मारा। घुस के मारा, 20 साल उन पे राज किया। भाई हमास ने जब इजराइल पे हमला किया तो क्या इजराइल ने डोजियर भेजा, सबूत भेजा कि भाई आपका इन्वॉल्वमेंट है, देखो आपके लोगों ने ये किया है? उसने सीधा एयर स्ट्राइक किया है। सीधा अटैक किया। तो अगर पहलगाम अटैक के बाद अगर मोदी जी ने वहां पे एयर स्ट्राइक किया तो गलत क्या किया है? सही किया है ना। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई बुश ने डोजियर भेजा है क्या तालिबान गवर्नमेंट को? इजराइल ने हमास को भेजा था क्या? तो हम डोजियर और इंक्वायरी का वक्त क्यों, हम इंतजार क्यों करें? एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। 93 ब्लास्ट में हमने क्या किया बताओ? आज भी जो मेन अक्यूज्ड है वो शरण लिए हुए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हाँ हमने बहुत एक्सट्रेडिशन की कोशिश की, दुनिया भर के सबूत हमने दिए। हमारी एजेंसीज ने दाऊद इब्राहिम के लोकेशन भी दिया है गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को, कि भाई दाऊद यहाँ पे रह रहा है। सर आगरा पीस टॉक जब हो रहा था 2002 में, मैं उसका हिस्सा था। दैट टाइम आई वाज इन उर्दू टाइम्स न्यूज़पेपर, यंगेस्ट जर्नलिस्ट था जो मैं कवर कर रहा था। अडवाणी जी उस समय होम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और राशिद कुरैशी वहाँ के स्पोक पर्सन, और हमारे यहाँ से निरुपमा रॉय जी थी। बाकायदा अडवाणी जी ने प्रूफ दिए कि भाई ये कराची के क्लिफ्टन एरिया में डिफेंस का जो एरिया है वहाँ पे दाऊद का ये घर है, आप दाऊद को हमारे हवाले कीजिए। 93 का वो मेन अक्यूज है। तो परवेज मुशर्रफ उठ के चले जाते हैं कि ये आपकी क्या मांग है, ये क्या डिमांड है? बोले कोई दाऊद हमारे वहाँ रहता नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने हमारे हवाले नहीं किया। 26/11 के हाफिज सईद और जो जकीर रहमान लखवी है, कहाँ है वो? नहीं हवाले किया। तो इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने पर भी, मुझे आप बताइए पाकिस्तान ने कोई बात हमारी नहीं मानी। तो इनका एक ही रास्ता, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक से ही ये लोग ये होंगे, सुधरेंगे। हाँ। और ये जो दिल्ली वैली में भी ये जो किए उन्होंने, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 26/11 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, 93 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो और कितने सबूत और वो चीज़ें हम देते रहेंगे, कितने लोगों को हम और खोएंगे। आज लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था 2014 में जो कांग्रेस की सरकार गई, लोगों का यही कहना था कि यार इतने ब्लास्ट, सीरीज ऑफ ब्लास्ट हमारे देश में हो रहे। मुंबई में खुद 2003 और 8 के बीच में 6 ब्लास्ट हो गए, फिर भी कुछ नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई एक्शन नहीं पाकिस्तान पे। ये ब्लास्ट आप मुझे बताइए इजराइल में कोई करके, अमेरिका में करके दिखाओ, यूके में करके दिखाओ आप। सीधे वो लोग कंट्री पे चढ़ जाते हैं, अटैक करते, सीधे अटैक करते हैं। वो कोई जांच के आदेश नहीं देते, ना ही कोई सबूत भेजते, बस मिला भी। ईरान के ले लीजिए, जो मिस्टर कासम का कुछ ये था एनिवर्सरी, आपको पता होगा 2 साल पहले, तो पाकिस्तान की बॉर्डर के लोगों ने कुछ आतंकी घटना की वहाँ पे। अच्छा। मेजर कासम की डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे वो लोग तेहरान में, तो ब्लास्ट हुआ था दोपहर के बाद। सेकंड डे ईरान ने वो बॉर्डर पे हमला किया, पूरे गांव को निस्तनाबूद कर दिया एयर स्ट्राइक से। उसने पाकिस्तान से परमिशन नहीं मांगी, उसने अपनी एजेंसी को बोला बताइए इसमें किसका आता है? बोले भाई ये बॉर्डर के लोग हैं, इन्होंने आके हरकत की है। वो पूरे गांव को उसने उड़ा दिया और खत्म कर दिया। चाहिए ही नहीं ईरान ने, हाँ, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया रिटेलिएशन में। उसके बाद उनको सबूत दिया, पहले एयर स्ट्राइक किया कि देखिए तुम्हारे लोगों ने आके मेरी जमीन पे हरकत की है, ये मैंने ये किया, ये सबूत है। बाद में सबूत दो, पहले ठोको। 26/11 से हमने क्या सीखा? सबूत ने हम पूरी दुनिया को दिया, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। हिलरी क्लिंटन को दिए, यूके को दिए, सबको दिया कि देखो इसमें डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है, आप कुछ कीजिए। कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने उसको काफी टेक्टफुली हैंडल किया। जैसे जिस तरह इंडिया पे प्रेशर था, कि इजराइल का प्रेशर था कि इस ऑपरेशन को हम हैंडल करेंगे, हम इनको मारेंगे, हम हमारे नेशनलिस्ट को निकालेंगे, वो इंडिया वहाँ पे नहीं झुका कि नहीं ये हमारी ज़मीन पे हमला हुआ है, हम ही करेंगे ये। और इंडिया ने वो 3 दिन में ऑपरेशन ख़त्म किया, और जितने मैक्सिमम मिनिमम कैजुअलिटी का मतलब जितने लोगों को बचाना था इंडिया ने, हमारे एनएजी कमांडो ने बचाया, शहीदों ने बचाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 26/11 आ रहा है,
हम हमारे शहीदों को याद कर रहे हैं, तो हमारे देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को स्ट्रांग कदम उठाने की ज़रूरत है। कब तक हम दहशतवाद के पीड़ित होते रहेंगे और कब तक हम रोते रहेंगे? अरे हम पे हमला हो गया, हम पे आतंकी हमला हो गया है। हमें इतने स्ट्रांग जवाब देने की ज़रूरत है कि चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी अदर कंट्री हो, वो 10 बार सोचे कि अगर इंडिया में मैं आतंकी हमला करूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। आज हमें उसकी ज़रूरत है। हम 26/11 को याद करते हैं, हम पहलगाम को याद करते हैं, तो शहीदों को याद करने के साथ साथ हमें एक विजन भी लेके चलना पड़ेगा, एक हमें कदम उठाना पड़ेगा कि हम किस तरह इससे लड़ें, ताकि कोई भी देश 10 बार सोचे इंडिया की धरती पे इस तरह का आतंकी और टेरर एक्ट करने के लिए। तो 26/11 से हमने ये सीखा। सर आज इतनी जाने गई है 26/11 में। मैं लोगों के घरों पे गया हूँ। आज भी आप देख सकते हैं होटल ताज, कैफे लियोपोल्ड में आप जाइए, जो उस समय के विटनेसेस लोग हैं उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने देखा है, कितने लोग उन्होंने खोए हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो तब आपको दर्द लगेगा कि भाई ये कितना बड़ा घिनौनी हरकत ये पाकिस्तान ने की है और उसके बदले में कुछ नहीं। पहलगाम में जो लोगों ने खोया है अपनों को, आप उनसे पूछिए, उनके परिवार का दर्द आप महसूस कीजिए। देन यू विल रियलाइज कि सरकार ने जो किया है वो सही है क्या गलत है। तो ऐसे वक्त में हमारे चाहे अपोजिशन लीडर्स हो या हमारे जो भी लोग हो, उन्होंने भी सरकारों को साथ देना चाहिए। यहाँ होता है, ऐसा नहीं है, एकजुट तो होती है सरकारें, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि हम इस घटनाओं को याद करने के साथ साथ ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हमारे देश में यूनिटी और एकता बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अलीम सर, आज आपने इतना सब मुझे बताया इसके बारे में। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को यही है कि यूनिटी हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस वक्त। थैंक यू।